डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ज्यामितीय समव्यता, या इसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। कल तक मैंने आपको कंफर्मेशन पढ़ाया था। आज की जो हमारा टॉपिक है वह है ज्यामितीय समव्यता। यह समव्यता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें द्विबंध उपस्थित होता है। द्विबंध के कारण कार्बन कार्बन परमाणुओं का मुक्त गुणन नहीं हो पाता है, जिससे ज्यामितीय समव्यता प्राप्त होती है। एक अंतर आपने देखा होगा, कल तक आपने जो कन्फर्मेशन पढ़ा था उस कन्फर्मेशन के बीच में या कन्फर्मेशन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता था। उस सिंगल बॉन्ड के कारण कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के कारण फ्री रोटेशन मुक्त गुणन होने के कारण बहुत सारे कन्फर्मेशन हमें प्राप्त होते थे। लेकिन ज्यामितीय समव्यता के लिए यह आवश्यक है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिससे मुक्त गुणन संभव ना हो सके। जो कि कन्फर्मेशन के अंदर क्या होता था, सिंगल बॉन्ड होता था और इससे हमारा फ्री रोटेशन पाया जाता, जिससे बहुत सारे कन्फर्मेशन हमें प्राप्त होते थे। लेकिन ज्यामितीय समव्यता में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के कारण मुक्त गुणन नहीं होता है, जिससे ज्यामितीय समव्यता प्राप्त होती है। प्रतिबंधित गुणन के कारण विभिन्न सापेक्ष ज्यामितीय संरचनाएं प्रदर्शित करने वाले यौगिक ज्यामितीय समव्ययी तथा इस परिघटना को ज्यामितीय समव्ययता कहलाती है। समान समूह एक दिशा में हो तो उस समव्ययी को समपक्ष और विपरीत दिशा में हो तो उसे विपक्ष समव्ययी कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अगर उस पर समान समूह अगर एक दिशा में है तो उसको हम बोलते हैं सिस, और अब विपरीत दिशा में है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस। ये आपने पढ़ भी रखा होगा पहले से। लेकिन ज्यामितीय समव्ययता के लिए यह भी आवश्यक है कि द्विबंध से बंधित किसी भी एक कार्बन परमाणु पर दो समान परमाणु या समूह उपस्थित नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे यौगिक में दो भिन्न भिन्न सापेक्ष स्थितियां संभव नहीं हो पाती हैं। इसका मतलब है, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, इसका मतलब है कि द्विबंध से बंधित किसी भी कार्बन परमाणु पर, ये दो बंध से बंधित कार्बन परमाणु है, किसी भी कार्बन परमाणु पर दो समान परमाणु या समूह नहीं होने चाहिए। जैसे कि इस पर दोनों ही CH3 समूह जुड़े हुए हैं, इस पर भी दोनों हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। या जैसे इसमें दे रखा है, एक कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं और इस पर एक CH3 और H समूह जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे यौगिकों में दो भिन्न भिन्न सापेक्ष स्थितियां संभव नहीं हो पाती हैं। तो ज्यामितीय समव्ययता में क्या होता है, ऐसे समव्ययी जिसमें समान समूह एक दिशा में है और अगर तो उसे सिस बोलते हैं, और समान समूह अगर विपरीत दिशा में तो उसको हम ट्रांस कहते हैं। जैसे ये दोनों यौगिक ज्यामितीय समव्ययता प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं यदि द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक पर भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हो, तो भिन्न भिन्न सापेक्ष स्थितियों के कारण ज्यामितीय समव्ययता संभव होती है। जैसे ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये ज्यामितीय समव्ययता इनमें नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर हम 2-ब्यूटीन की बात करें तो अगर 2-ब्यूटीन में समान समूह एक दिशा में, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें CH3 समूह, इसका भी CH3 समूह एक दिशा में है और ये दोनों एक दिशा में, तो हम इसको बोलते हैं समपक्ष समव्ययता, या इसको हम बोलते हैं सिस समव्ययी। दोनों अगर विपरीत दिशा में है, एक इस दिशा में है, दूसरा इस दिशा में है, ये हाइड्रोजन इस दिशा में, ये हाइड्रोजन इस दिशा में, तो इसको हम बोलते हैं विपक्ष समव्ययी या ट्रांस समव्ययी इसे कहते हैं। ज्यामितीय समव्ययता के नामकरण की EZ पद्धति, ये तो हमने अगर समान समूह जुड़े हुए हैं तो उसके आधार पर हमने सिस और ट्रांस में चेंज कर लिया, या सिस और ट्रांस इसका हमने नाम रख दिया। समान समूह एक दिशा में उसको हमने सिस बोल दिया, और समान समूह विपरीत दिशा में उसको हमने ट्रांस बोल दिया। जैसे कि आप ये दोनों एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सिस है और ये ट्रांस है। लेकिन ज्यामितीय समव्ययता के नामकरण की एक दूसरी पद्धति है जिसे हम EZ पद्धति कहते हैं। EZ एक
जर्मन शब्द है जिसमें ई का मतलब होता है एंटीजीनी और जेड का मतलब होता है जूसामैन। एंटीजीनी का मतलब होता है विपरीत और जूसामैन का मतलब होता है एक साथ या साथ साथ। ये जर्मन शब्द हैं, इनका मतलब होता है एंटीजीनी विपरीत और जूसामैन का मतलब होता है एक साथ या साथ साथ। जब हम ज्यामितीय संभाव्यता की ई जेड पद्धति का अध्ययन करते हैं तो ई जेड पद्धति के अनुसार एंटीजीनी और जूसामैन द्विबंध से बंधे दोनों परमाणुओं पर यदि उच्च प्राथमिकता वाले परमाणु या समूह एक दिशा में हो तो उसे जेड रूप और यदि विपरीत दिशा में हो तो उसे ई रूप नाम दिया जाता है। एंटीजीनी और जूसामैन को हमने ई और जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि उच्च प्राथमिकता वाले परमाणु समूह एक दिशा में हो तो उसे हम जेड कहते हैं और विपरीत दिशा में हो तो उसे हम ई कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमारा कोई एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल एक कार्बन पर जुड़े हुए दोनों परमाणु या समूह को देखते हैं। जैसे इस पर ब्रोमीन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन और क्लोरीन में से किसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसको हम 1 नंबर देंगे, जिसका कम होगा उसको हम 2 नंबर देंगे। ब्रोमीन को हमने 1 नंबर दिया, क्लोरीन को 2 नंबर दिया। ठीक उसी प्रकार इस कार्बन पर भी 2 परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं जिसमें आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है, इसको हमने 1 नंबर दिया और इसको हमने 2 नंबर दिया। यदि उच्च प्राथमिकता वाले समूह एक दिशा में, एक दिशा का मतलब है 1 नंबर भी इस साइड में है और इसका भी 1 नंबर एक साइड में, तो इसे हम जेड बोलते हैं या जूसामैन बोलते हैं, जिसको हम पहले सिस बोलते थे। ठीक उसी प्रकार इसको हम जेड बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन 1 नंबर दिया, क्लोरीन को 2 नंबर दिया, आयोडीन को 1 नंबर दिया और इसको 2 नंबर दिया। इसका एक इस साइड में है, इसका एक इस साइड में। इसका मतलब उच्च प्राथमिकता वाले समूह विपरीत दिशा में हैं। विपरीत दिशा का मतलब है इसको हम बोलेंगे ई रूप या इसको हम बोलेंगे एंटीजीनी विपरीत, जिसको हम ट्रांस कहते थे। तो ये ई जेड पद्धति है जिसको हम परमाणु समूह की उच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक दूसरा एग्जाम्पल नीचे दे रखा है। ये जेड रूप है। इसमें आप देख रहे हैं इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर। दोनों उच्च प्राथमिकता वाले समूह एक साइड में हैं तो इसको जेड बोलते हैं और दोनों उच्च प्राथमिकता वाले समूह अगर विपरीत दिशा में तो इसको हम ई रूप कहते हैं। तो यह ज्यामितीय संभाव्यता के नामकरण की ई जेड पद्धति है, जिसमें ई का मतलब होता है एंटीजनी विपरीत और जेड का मतलब होता है जूसामैन या एक साथ या साथ साथ। सामान्य पद्धति में जिन्हें हम समपक्ष समावयवी कहा जाता है वे जेड रूप होते हैं और जिन्हें विपक्ष समावयवी कहा जाता है उसे ई रूप कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार है जैसे सिस का मतलब हो गया इसमें ई जेड पद्धति में जेड और ट्रांस का मतलब हो गया ई। नाम वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ ई जेड पद्धति के अनुसार इसको हम सिस और ट्रांस को ई और जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आज टॉपिक है हमारा वाल्डन प्रतीपन या इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। जब किसी असममित कार्बन परमाणु से बंधे हुए किसी परमाणु या समूह का दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो उत्पाद में असममित कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतीपन हो जाता है। इस परिघटना को वाल्डन प्रतीपन कहते हैं। इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN2 अभिक्रिया के द्वारा समझाया जा सकता है। आपको पता है कि SN2 अभिक्रिया प्राथमिक हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है और यह जो अभिक्रिया है, जो SN2 अभिक्रिया है, यह एक ही स्टेप में पूरी होती है। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जैसे कि इसकी क्रियाविधि दे रखी है, ये हमारी अभिक्रिया है, मेथिल हैलाइड है। इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें जो समझने वाली बात है जिसको हम वाल्डन प्रतीपन या वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं वो ये है, ये हमारा मेथिल हैलाइड है या प्राथमिक हैलाइड है। कोई भी इस पर नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, ये हमारा इसके में एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था जिसे बोलते हैं जिसमें किसी एक प्रतिस्थापी का टूटना और दूसरे का जुड़ना दोनों साथ साथ हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो I है और OH है दोनों को डॉट डॉट लाइन से जोड़ा गया है। डॉट डॉट लाइन से जोड़ने का मतलब कि ये समूह यहाँ से निकल रहा है और ये समूह यहाँ से जुड़ रहा है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं
उसके बाद में जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है जिसमें ये आई पूरी तरह से निकल जाता है और OH समूह इसके साथ में जुड़ जाता है। इस प्रकार के प्रतीपन में जिस प्रकार से तेज हवा चलने पर छाता उलट जाता है और छाते का विन्यास बदल जाता है, इसे बाल्डन प्रतीपन कहते हैं। आप इसमें देख रहे हैं इसकी जो मैकेनिज्म है, इसमें जो आयोडीन है आप इस साइड में जुड़ा हुआ है। जैसे ही OH समूह इधर से इस पर अटैक करता है तो आप देख रहे हैं कि जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो जस्ट हमारा उल्टा होता है। ये तीनों जो हाइड्रोजन इस साइड में जुड़े हुए थे वो तीनों हाइड्रोजन जुड़ के इस साइड में पहुंच जाते हैं और OH समूह यहाँ से जुड़ जाता है। जस्ट उसी प्रकार से जैसे अपना जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला नीचे की तरफ होता है, अगर उस नीचे से की तरफ से अम्ब्रेला में हवा बढ़ती है तो अम्ब्रेला जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये हुआ है कि जैसे ही OH समूह यहाँ से जुड़ा और तो ये जो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए थे ये यहाँ से जस्ट उलट के इस साइड को आ जाते हैं और OH समूह जुड़ जाता है। इसी के आधार पर इसका नाम रख दिया वाल्डन प्रतीपन या वाल्डन इन्वर्जन, जो एक छाते की तरह इसका विन्यास बदल जाता है, जिसे हम वाल्डन प्रतीपन कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स पे पूछा जाता है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं।